क्लास 9th के 5वें अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का ये हमारा चौथा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 खंड और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 5 खंडों को हल किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2 पार्ट्स में हमसे कह रहा है नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। कह रहा है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये है। दूसरा कह रहा है यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इन दोनों को हमने अध्ययन करना है। फिर हमसे कह रहा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? इस चीज को हमने स्पष्ट करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है फर्स्ट में ए और बी के बीच पूर्णतया परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहा है ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, लेकिन ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। किससे संबंधित है? ये अभिग्रहितों पर आधारित है। फर्स्ट में हमने यूक्लिड की परिभाषाएं समझाई थी, दूसरे में हमने अभिग्रहित समझाए थे और लास्ट में हमने यूक्लिड की अभिधारणाएं समझाई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है हमारा अभिग्रहितों पर आधारित है, न कि अभिधारणाओं पर। अब उसके बाद माना ए बी एक रेखाखंड है। ए और बी के बीच में असंख्य बिंदु विद्यमान है। इनमें से किसी भी बिंदु सी को चुनने पर वह ए और बी के बीच स्थित होगा। जैसा हम जानते हैं कोई भी अगर हमारी रेखा है तो वह रेखा असंख्य बिंदुओं से मिलकर के बनी होगी। और अगर हम उसके सिरों को ए और बी मान लें तो जो बिंदु सी होगा वो उसी रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। दूसरा कह रहे यदि केवल 2 बिंदु होते तो उन्हें हमेशा एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए जो संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब तो हमारा एक रेखा पर होता है, लेकिन हमसे कह रहा है एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो कितने बिंदु होने चाहिए हमारे? एक रेखा पर ना हो। अगर 2 बिंदु हैं तो वो हमारे एक ही रेखा पर होंगे। तो संरेख ना होने के लिए हमें कितने बिंदु चाहिए? 3 बिंदु होने चाहिए। तो यहां पर हमने इसके दोनों स्टेटमेंट थे, इसको क्लियर कर दिया है। अभिधारणा पहले हमने अभिधारणा लिखी, उसके बाद ये दोनों कथन हमारे क्या हैं? अविरोधी हैं। इसको हमने यहां पर स्पष्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4, 5 और 6 तीनों को समझ लेते हैं। इससे साथ ही हमारी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। इसमें हमसे कह रहा है यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित हो कि AC और BC बराबर हो, तो हमने सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 है। एक आकृति खींच करके इसको हमने स्पष्ट भी करना है। जैसे मान ली हमने एक रेखा खींची AB और एक बिंदु ले लिया हमने C। जो बिंदु C है वो AB के मध्य में स्थित है। ऐसे स्थित है कि AC और BC हमारे आपस में बराबर हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसका मतलब C कहां पर होगा? हमारा मध्य में होगा। तो दिया है इसने AC और BC बराबर है। अब हमें ये पता है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों तरफ AC को जोड़ दिया है, बाएं साइड में भी और दाएं साइड में भी। तो बाएं साइड में एक AC तो पहले से ही था और इसको हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। क्योंकि AC और BC बराबर थे तो
इस AC को हमने दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब ये दोनों जोड़ के तो 2AC हो गई, और ये AC प्लस BC ये पूरा हमारा आ गया AB के बराबर, क्योंकि AC और BC बराबर होगा AB के समान अनुपात में होने के कारण। अब जो राशि हमारी गुणा में होगी वो कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में। इस तरीके से सिंपली ये सिद्ध हो जाएगा कि AC बराबर 1/2 AB होता है। सिंपल क्वेश्चन है इसमें। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है एक रेखाखंड C रेखाखंड AB के मध्य में स्थित है। मध्य बिंदु कहलाता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अगर कोई हमारे पास रेखा है तो उसका एक ही मध्य बिंदु होगा। जैसे मान लो हमने 5 सेंटीमीटर कोई रेखा खींची तो उसका मध्य बिंदु हमारा कितना होगा, 2.5 वाला पॉइंट मध्य बिंदु होगा। तो यही हमसे कहना चाह रहा है कि C रेखाखंड का AB एक ही मध्य बिंदु होगा। इसको हमने स्पष्ट करना है। तो माना C और D रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु है प्रश्न 4 के अनुसार। इसी की बात कर लेते हैं हम। मान लिया हमने AB रेखाखंड था, C इसके मध्य में स्थित कोई बिंदु है, तो हमने मान लिया कि DB इसी के मध्य में स्थित कोई बिंदु है। तब AC कितना होगा, 1/2 AB होगा, और AD कितना होगा, वो भी 1/2 AB होगा, क्योंकि C और D एक ही स्थान पर स्थित है। अब हमने यहां से क्या देखा कि इसके राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो उसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। ये कब संभव होगा, जब C और D समपाती होंगे, यानी कि एक ही स्थान पर होंगे। उसका हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रेखाखंड का एक से अधिक मध्य बिंदु या 2 पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ लिखा भी था C एक अद्वितीय मध्य बिंदु है। इसका C के अलावा कोई अन्य मध्य बिंदु नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो वो भी C के ही ऊपर स्थित होगा। इसी के साथ इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आकृति में यदि AC और BD बराबर हो तो सिद्ध करना है हमने AB और CD भी बराबर होंगे। इसने हमें आकृति दे रखी है, दिया है इसने हमें AC और BD आपस में बराबर है। तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ बराबर एक राशि जोड़ दी BC, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। और रीजन हम लिख दिया थी बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। फिर हमने इसकी अभिग्रहित में पढ़ा था। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या होगा हमारा, AB प्लस BC कितना हो गया। अगर हम AB और BC को जोड़ेंगे तो AC हो जाएगा, और BC और CD को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा CD। इस तरीके से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि AB बराबर CD के। केवल इतना ही हमने सिद्ध करना है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी हमारा बराबर होता है। AC और BD इसने हमें बराबर दिए थे, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने AC को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, AB प्लस BC, और BD को हमने 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, BC प्लस CD। अब BC से BC समान राशियां कट जाएंगी, बच जाएगा AB बराबर CD। लास्ट हमारा कह रहा है यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य है माना जाता है। तो 5वां पहले हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने अभिग्रहित के बारे में पूरा समझाया था। 5वां अभिग्रहित होता है हमारा कि पूर्ण सदैव अपने भाग से बड़ा होता है। तो कह रहा है ये हमारा सत्य माना गया है। तो उस समय भी हमने समझाया था कि जैसे अगर हमारे पास कोई 5 सेंटीमीटर की या 5 मीटर की कोई वस्तु है, अगर हम उसका कोई पार्ट कर देंगे तो वह जो भाग होगा वह अपने पूरे भाग से सदैव बड़ा होगा। तो पूर्ण जो हमारा 5वां अभिग्रहित है वो हमने लिख दिया यहाँ पर, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको हमने सर्वव्यापी यूनिवर्सल ट्रूथ
समझाना है कि ये होता है। तो यह एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि वह भाग जो पूरे भाग का अंश है परिमाण में पूरे से अधिक कभी भी नहीं हो सकता। तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हमने किसी पूरे का अंश किया है तो अंश कभी भी अपने पूर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है समाप्त होता है और इसी के साथ प्रश्नावली भी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। केवल हमारे उसमें 2 ही खंड हैं, 2 ही प्रश्न हैं और वो भी जो हमारी 5वीं अवधारणा है उसी पर आधारित है।